प्रभात में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार में आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद गया से होगी। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री आरके सिंह करेंगे। इसका नेतृत्व और यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के जमावड़े लगने की बात बताई जा रही है। बिहार में आज एक बार फिर से भाजपा की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान की तरफ से बिहार के अलग अलग जिलों में शुरू की गई और चिराग पासवान ने खुद इसको लेकर बयानबाजी भी की कि जिस तरीके से मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, मेरी देखा देखी ही बीजेपी की तरफ से भी ये आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि गया से आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी और सैकड़ों कार्यकर्ता जमा होंगे और उसके बाद इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी में तैयारियां चल रही थी, इसको लेकर खुद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी जानकारी दी थी और अब आज वो दिन आ ही गया है। 21 अगस्त तक ये आशीर्वाद यात्रा होने की बात कही जा रही है और अंतिम दिन इस आशीर्वाद यात्रा में तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है वो भी शामिल होंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और जी बिल्कुल सुबह आपने सही कहा। गया के लिए आज सबसे बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह गया की धरती पर आ रहे हैं और इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने खासी तैयारी कर रखी है। पूरे शहर को बैनर और पोस्टर से बांट दिया गया है। लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में वो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आएंगे, जहां पर कार्यकर्ता उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट से ही कुछ दूरी पर एक हॉल है जहां पर उनका कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 1 घंटे तक वे कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद गया के तमाम कई जगहों पर उनका स्वागत समारोह रखा गया है। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने आवास पर और कई जगहों पर कार्यक्रम रखा है। इसके बाद वे सीधे औरंगाबाद के लिए निकल जाएंगे। लगभग 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम उनका गया में है। कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कई दिनों से कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए थे, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है। लेकिन ये आशीर्वाद यात्रा कहां से कहां तक निकाली जाएगी? क्योंकि ये तो आरके सिंह के कार्यक्रम की बात आपने कही, लेकिन इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत गया से तो हो रही है, लेकिन कहां तक जाएगी ये यात्रा? बिल्कुल, अब तक जो कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली है लगभग 3 दिनों की यात्रा है जो कि गया की पावन धरती से शुरू हो रही है। गया के बाद आरके सिंह की जो आशीर्वाद यात्रा है यह औरंगाबाद जाएगी। औरंगाबाद के बाद उसके बाद बक्सर, कैमूर, कुदरा होते हुए आरा में जाकर यह यात्रा संपन्न होगी। तो लगभग 3 दिनों की यह यात्रा होगी। इस दौरान वे विभिन्न जिलों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। जहां तक हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो उन्होंने यह भी उम्मीद लगा रखी है कि केंद्रीय मंत्री आ रहे थे, निश्चित रूप से बिहार को शायद कोई सौगात ही मिले। ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हुए विभाग के वे मंत्री हैं, तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो कार्यकर्ताओं में आपस में इस तरह की चर्चा हो रही है। शहरवासियों की भी बात करें तो वो भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद कोई सौगात बिहार को मिले या विद्युत व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप। तो बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह गया पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। उम्मीद ये भी है कि कुछ सौगात भी उनकी तरफ से मिल जाए। मुख्यमंत्री ने पूर्णिया जिले के भी रुपौली प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही बाढ़ प्रभावित पीड़ित लोगों से मुलाकात की। वहीं राहत शिविर में चल रहे भोजन को भी देखा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए जिलाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखकर शिविर लगाकर इलाज करने का निर्देश दिया गया है। को एकदम गाइडलाइन जारी किया हुआ है राहत देने का हर किसी के लिए। तो यहाँ पर अभी तो भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। अगर कहीं रहने में दिक्कत हो रही है तो अन्य जगहों पर उनको रखने का भी इंतजाम करना होगा। और इसके अलावा जो भी पीड़ित परिवार है सबको भी अलग से राहत भी देते हैं और जिनका खेती इससे के चलते बर्बाद हो जाता है तो उसको और देते हैं हम लोग। तो हर तरह की राहत के लिए और डीएम इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं
और इसके लिए पूरा आपदा प्रबंधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक एक चीज़ को देख रहा, और जैसे ही जानकारी मिली तो वैसे ही हम लोग भी आकर के देख लिए और एक एक चीज़ को हर पीड़ित परिवार को। और सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित सीमांचल इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही राहत शिविर का भी जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बरारी प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाके के निरीक्षण के बाद बीएम कॉलेज में बने बाढ़ राहत आपदा शिविर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों का हाल भी जाना। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बाढ़ के हालातों पर चिंता जाहिर की और कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन, सूखा राशन और उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी उनके साथ मौजूद थे। जाकर के नीचे हम लोग कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है, लोगों को राहत मिल रहा है या नहीं, उसको जानने और समझने के लिए जरूर जाते हैं। और आप देख लीजिए कि हम लोग ये प्रतिदिन हर जगह की खबर लेते हैं। सर, कटिहार का क्या लगा ये जो देखे? कटिहार में तो अफेक्टेड है, सब गंगा नदी के कारण ही है प्रभावित। और इस बार जानते ही हैं कि 2016 में जैसे गंगा नदी का जलस्तर ऊपर हुआ था, उसी तरह से इस बार भी थोड़ा सा कम, लेकिन अफेक्टेड कम नहीं। और सब लोगों को राहत देना है। और आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से किसी को अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और पूरे कटिहार में अनेक जगहों पर भोजन का इंतजाम, अलग रखने का भी इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं, 6,000 रुपया प्रति परिवार। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पटना लौटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को राहत देने के साथ बाढ़ राहत पैकेज का भी ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि खाने पीने की सुविधा के साथ साथ मवेशियों को चारा भी दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार से भी हम अपनी पॉलिसी के अनुसार सहायता जरूर मांगेंगे। अपने गोड्डा यात्रा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 37 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी बांटा। साथ ही आवास योजना के लाभुकों के बीच घर की चाबी बांटी। मुख्यमंत्री ने योजनाओं का शिलान्यास करने के दौरान दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया। साथ ही उस बच्ची से भी मुलाकात की जिसने एक हादसे के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सरकार के कई विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। इससे पहले मुख्यमंत्री के गोड्डा पहुंचने पर जिले के उपायुक्त और एसपी ने उनका भव्य स्वागत किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री को जिला बल के जवानों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद आदिवासी नृत्य और संगीत के साथ मुख्यमंत्री को मंच तक ले जाया गया, जहां डीसी भोर सिंह यादव ने पौधा देकर उनका स्वागत किया। विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। और गोड्डा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में योजनाओं के लाभ के लिए मुहर लगाते हुए विकलांग पर किसी की नजर नहीं पड़ी। वहीं जब मुख्यमंत्री ने इस विकलांग के बारे में पूछा तो उन्होंने भी इन पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया। नहीं तो वो विकलांग भी है सर। मेरा नाम ईमा दास है। हम एक मोची लड़का है, हमारा कुछ नहीं मिला, एक इंदिरा आवास नहीं मिला। बातचीत करना चाहता था लेकिन अब तक मुख्यमंत्री की मुलाकात। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही परिसंपत्ति का भी वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुकों को प्रधानी पट्टा और नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को नई दिशा देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसका फायदा कम से कम 40 साल तक के लोगों को मिलता रहे। जीविका के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। सरकार संखन आयमा योजना शिलान्यास उद्घाटन आयमा को
ओड़ा को सैंक्शन कान आयमा पहाड़िया बोया को गोगो को चसा बसा लगी इता हटिंग कार्यक्रम रे आपे कोडियडी सरहाव अली सेन खोन जोहार आयमा महीना पोरे इंग अड़ी मुश्किल ते दिसोम दड़ान दुका नहीं वैश्विक महामारी रे सनाम को उड़ा रही बोल बंदो ताहे लेना जा लेका नीत मोचारे मास्क बोल लगाओ करते बोल ताहेन करना उनका नुआसन मा कौम लेकिन राजी बोकारो धनबाद रे आयमा कोरोना रिया शिकायत हिजूक कना सेनो कना आर नुआ वैश्विक महामारी रे नुआ दिसोम रेन हड़ को बचाव रहा हो जिम्मेवारी आर उनको उड़ा दुआर चेल का को चलावा नुआ रहा हो चिंता ले चिंता। और रुकते ही एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का आरजेडी के भीतर चल रही नाराजगी को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मान गए हैं। इससे पहले उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन तेजस्वी से मुलाकात के बाद उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई है और एक बार फिर से वो आरजेडी कार्यालय पहुंच गए। आरजेडी कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए तेज प्रताप के करीबी माने जाने वाले आकाश यादव को छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और गगन कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अपनी नाराजगी पर उन्होंने बोला कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं। आकाश यादव को हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी को ना तो बनाया था, मेरी जानकारी में पद खाली था, उसे मैंने बस भर दिया है। पार्टी और दल के हम अध्यक्ष हैं जी। कौन है यहाँ पर जिससे हम नाराज हो गए? राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिक कोई जी सवाल करें तो हम जवाब दें या उनसे हम नाराज हो कर सकते हैं। बाकी कौन है जिस पर हम नाराज होंगे? सर तेज प्रताप से नाराजगी की खबर एक आदमी सर तेज प्रताप यादव से नाराजगी की खबर थी सर। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्यों नाराज होंगे? बताओ। छात्र अध्यक्ष बदला नहीं गया, किसने कहा आपसे? अरे यार आप एक बात सुनिए, छात्र राजद बनाने की हमारी जिम्मेवारी है, हम आज तक नहीं बना पाए थे।
कोई भी दुनिया में प्रदेश अध्यक्ष के सिवा आनुषंगिक संगठन बनाने का अधिकारी नहीं है। वो हमारी गलती है कि आज तक हम नहीं बना पाए थे। बनाया क्योंकि वो चीज़ तो खाली नहीं रहेगी। हम छात्रों के बीच में काम करेंगे। हमारा युवा राजद है, हमारे 21 संगठन हैं। एक संगठन मेरा रह गया था जिसको आज हमने बनाया। वहीं आकाश यादव को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने से तेज प्रताप यादव नाराज हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस दिए पार्टी के पद से हटाना संविधान के खिलाफ है। राजद संविधान के खिलाफ ये काम किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने आकाश यादव को हटाए जाने पर कहा कि जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको पार्टी में किसी को भी रखने या हटाने का पूरा अधिकार है। जगदा बाबू ही बेहतर बता सकते, इसमें तो हमारा कोई हस्तक्षेप है नहीं। लेकिन क्या तेजस्वी जी, आप एक बात समझ जाइए, मेरा कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं इस मामले में। जगदा बाबू स्वतंत्र है। प्रदेश के संगठन में क्या फेरबदल करनी है, क्या विस्तार करना है, किसको रखना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये प्रदेश अध्यक्ष का काम है। बेहतर होगा अगर किसी चीज़ को लेके अगर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें हम बेहतर जवाब नहीं दे पाएंगे जितना बेहतर जवाब। और छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद गगन कुमार ने कहा कि पार्टी में कोई मुझे ऐसी ही जल्दबाजी में मौका नहीं दिया गया। 8 से 10 सालों से पार्टी में छात्र हित को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूं। पार्टी की मजबूती और छात्र हित को लेकर आगे भी लगातार काम करता रहूंगा। मुझे काम करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पार्टी पे बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष पे श्री तेजस्वी यादव भैया पे, जन नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे, श्री तेज प्रताप यादव भैया पे, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सर पे कि जिन्होंने मुझे मेरी संघर्ष को देखते हुए मुझे छात्र राष्ट्रीय जनता दल का जेडीयू में पोस्टर का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। पिछले दिनों राजधानी पटना में लगाए गए पोस्टर पर काफी विवाद हुआ था। अब वहीं पूर्व विधायक और जेडीयू के महासचिव अभय कुशवाहा ने एक बार फिर गया में आरसीपी सिंह के स्वागत में पोस्टर लगाया है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं दी गई है। वहीं गया शहर में लगे कई पोस्टर में तो सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी जगह नहीं दी गई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने किसी भी विवाद से इनकार किया है। पोस्टर पर फोटो लगाना कोई इशू नहीं है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो लगना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं लगा है, हमको भी जानकारी थोड़ी है इस मामले में, तो यह ठीक नहीं हुआ। आगे इसको हम लोग देखेंगे। और आरजेडी की लड़ाई पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि राजनीति में जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है। आदरणीय जगदानंद बाबू की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही। पद के लिए अपने स्वाभिमान से उन्होंने समझौता किया। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड के नेता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कोरोना काल में अच्छा काम किया है। साथ ही उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के कामों की भी तारीफ की। झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत कैसे हो, इसका विस्तार कैसे किया जाए, इस पे बड़ी विस्तार रूप से चर्चा की गई। और इसी क्रम में ये पार्टी ने निर्णय लिया कि जो प्रदेश के प्रधान महासचिव और प्रदेश के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन का जो पद जो खाली था उसको भरने का काम किया। झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय यादव जी पूर्व विधायक गोड्डा को
बनाया गया है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन जो बने हैं झारखंड स्टेट के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी को नियुक्त किया गया है। प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश यादव जी ने जो है पत्र जो है वो दोनों लोगों को सौंपा है। और खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां बीजेपी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सलाहकार रहे सुनील तिवारी पर यौन शोषण मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। साथ ही साजिश के तहत फंसाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, जिसको लेकर राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे। ये पूरा मामला फैब्रिकेटेड है और पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। पूरे मामले को सीबीआई को देना चाहिए या हाईकोर्ट के जज के साथ इसकी जांच की जानी चाहिए। यानी षड्यंत्र के तहत जिसको कह सकते हैं, एक उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर केस किया गया है। केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड, जिसको इसलिए हमने कहा कि ये सारे मामले को या तो क्या कहते हैं, राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन पर तो कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई बात तक नहीं करते हैं ठीक से तो उसकी जांच पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए या फिर हाई कोर्ट की सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा देनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि मामला क्या है, हुआ क्या है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी के सलाहकार रहे सुनील तिवारी पर लगे यौन शोषण के आरोप पर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि किसी खास शख्स के बचाव को लेकर बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए बाबूलाल को माफी मांगनी चाहिए। वो लोग कभी ना कभी बाबूलाल जी को किस तरह से उपयोग करते हैं, उसका कई बार प्रमाण हम लोगों को मिला। अब भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल जी को एक उपभोक्ता का वस्तु समझकर रखी है। और गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ के कारण मोहनपुर प्रखंड के अधिकांश पंचायत गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ से प्रभावित हैं। जौनपुर में हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार व पशुओं को लेकर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों तक जिला प्रशासन की कोई भी सुविधा नहीं पहुंच पाई। गंगा नदी इन दिनों उफान पे है, जिस वजह से गंगा के नदी के निकटवर्ती जो प्रखंड है समस्तीपुर का जो है मोहिउद्दीन नगर, विद्यापति और मोहनपुर, ये जो है पूरी तरह जो है बाढ़ ग्रसित हो गया। आप देख सकते हैं कि अब जो क्षेत्र है पूरा बाढ़ ग्रसित है और इस क्षेत्र के जो है सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय पहुंचे हैं। अब देख सकते हैं कि यह जो पूरा जो है जो एसडीआरएफ की टीम के साथ जो है बोट है वो यहाँ आई है और नित्यानंद राय जो है वहाँ कम्युनिटी के चलता है, वहीं जो है नित्यानंद राय पहुँचे हैं। हम लोगों की समस्याएं जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि आज इस क्षेत्र के जो है प्रतिनिधि आए हैं। बताइएगा चाचा, क्या कुछ यहाँ समस्या और क्या कुछ दिक्कत है? दिक्कत पानी में तो डूब रहे, दिक्कत तो है दिक्कत तो है ही। लेकिन क्या मतलब क्या कुछ मिल रहा है आप लोगों को? बस खाना मिल रहा है 2 दिन से। 2 दिन से खाना। नित्यानंद राय आए हैं, आपके जो है क्षेत्र के सांसद है वो आए हैं, कभी क्या कुछ मांग रखिएगा? माल जल गए। और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बताइएगा भैया, नित्यानंद राय आए हैं, क्या कुछ आप मांगिएगा उनसे? अरे खाना के लिए प्रबंध किया जाए। आधा खाना मिलता है, आधा आदमी को नहीं मिलता है। जिस तरह खाना बना और ख़त्म हो गया तो दोबारा बनेगा, उसके बाद मिलेगा। अच्छा। और आपके सांसद जी आए हैं? कुछ व्यक्ति आता है तो उसको भी कहता है जो खाना बंद हो गया, जो बाद में आना। खाना वाना मिलता है ना, घर में पानी सम्मल है, माल जाल के कुछ नहीं खाना है। कितने दिनों से आप लोग प्रभावित हैं?
1 महीना से पानी। हाँ। पानी है घरों में? तब खाला उला पकावे के दिक्कत है, बाल बच्चा खाला कनत रहिए, बाल बच्चा के खाला। मंत्री जी आए हैं आपके, जो यहीं से सांसद है, वो आए हैं, कुछ मांग रखिएगा? देवई तो न मांगते। तो ये वानगी है इन लोगों की, ये लोग बेबस हैं, बेबस और लाचार है। बिहार शरीफ में दीपनगर थाना क्षेत्र के पैंदापुर गांव में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। मृतका स्वर्गीय संतोष सिंह की 28 वर्षीय पत्नी सीमा देवी और उनकी 12 वर्षीय पुत्री स्वाति कुमारी थी, जो जीविका में काम करती थी। सास सुमित्रा देवी ने बताया कि ये 4 दिन पूर्व अपने मायके खुदागंज थाना क्षेत्र के गवसपुर गांव चली गई थी। जब घर लौटा तो घर के बाहर ताला लटका हुआ था। गेट का ताला जब तोड़ा गया तो अंदर मां बेटी के शव पड़े थे। मृतका की सास ने बताया कि घर में रखे सारे सामान लूट लिए गए हैं, जेवरात समेत सभी कपड़े घर से गायब हैं। संभावना जताई जा रही है कि लूट के बाद हत्या कर दी गई है। घर के आसपास रहने वाले लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हत्या की सूचना दीपनगर पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर आकर पुलिस जांच में जुट गई। सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि मां बेटी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। हत्या किन कारणों से की गई इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। साजिश में यही है कि मतलब लूट करके और मर्डर कर दिया गया। कौन कौन लोगों की हत्या हुई है? हत्या हुई है उस सरजू बाबू का परिवार। तो युवतियों के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी जी। गांव के लोगों के द्वारा बताया गया था कि दुर्गंध आ रहा था जी। बाहर का जो गेट है, अन्य जो गेट है, सब में ताला लगा हुआ था। तो देखा गया बॉडी डिकम्पोज्ड है। इनके परिजन आए हैं, उनको पूछताछ कर रहे हैं। जो शव है उसको ले जाकर अग्रिम कार्रवाई के संबंध में अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।